देखो बेसिक मीनिंग हमने डिस्कस किया हुआ है कि इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है। किसी को कोई डाउट है उसमें? तो सपोज इसको ऐसी एनालॉजी से समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएशन इज एसोसिएटेड विथ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड इंटीग्रेशन कैन बी एसोसिएटेड विथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब 10th क्लास तक हमने नॉर्मल बेसिक अलजेब्रा सीखा हुआ है, इसको बोलते हैं कैलकुलस। मतलब जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो उसको ऐड करने के लिए हम इंटीग्रेशन को यूज़ करते हैं, या कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं थिंग्स। मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि इफ़ यू हैव 2 पॉइंट मास ऑफ मास m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r, तो इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? सबको बोलना है, कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा। उसका फोर्स हमको पता है gm1 m2 बाई r स्क्वायर। तो मैथमेटिक्स के पास अगर r का वैल्यू मैं लेता हूँ 1 मीटर, इसका वैल्यू लेता हूँ 1 kg, इसका भी ले लेता हूँ 1 kg, तो आंसर आ जाएगा इसका। g एक कांस्टेंट है, उसका भी वैल्यू हमको पता है। पर अब सिचुएशन ऐसी हो गई कि पॉइंट मास की जगह पे ऐसा कंटिन्यूअस मास आ गया और यहाँ पे एक पॉइंट मास है। अब इसका कितना मास है हमको नहीं पता है, कैपिटल M मान लेता हूँ, इसका स्मॉल m मान लेता हूँ, तब इसका डिस्टेंस भी अलग अलग है। समझ रहे हो? पहले पॉइंट के साथ उसका डिस्टेंस सपोज r है, तो दूसरे के साथ उसका r प्लस समथिंग, तीसरे के साथ r प्लस समथिंग। समझ में आ रहा है? तो ऐसा सिनारियो जब क्रिएट हुआ तब ये फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, तो फिजिक्स को प्रॉब्लम जनरेट हुआ कि भाई हाउ टू फाइंड द फोर्स बिटवीन दिस टू थिंग्स। तब हमने इंट्रोड्यूस किया इंटीग्रेशन को। फिजिक्स अपनी प्रॉब्लम लेके मैथमेटिक्स के पास गया, मैथ्स को बोला कि ये नहीं हो रहा है, कैसे करें? तो मैथ्स ने उसका सॉल्यूशन क्या दिया कि भाई इसको मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ दो। सपोज इसके 100 टुकड़े कर दो। अगर ये 1 मीटर की लेंथ का है आपका मास, तो उसके 100 टुकड़े करेंगे तो कितना होगा? मतलब 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हर एक टुकड़ा 1-1 सेंटीमीटर का होगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को इसमें? तो हर एक टुकड़ा जो 1 सेंटीमीटर का है उसको मैं अलग से बना रहा हूं, तो वो ऐसा दिखेगा कि उसकी लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर, उसका मास होगा समझ लो स्मॉल m। क्लियर हो गया? अब ये 100 अलग अलग टुकड़े हो गए तो 100 अलग अलग फोर्स मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? सबका फोर्स सेम होगा, फिर सबको ऐड कर लेंगे तो टोटल आंसर मिल जाएगा। सबका फोर्स सेम नहीं होगा। क्यों सेम नहीं होगा? क्या नाम है आपका? लास्ट बेंच राजवी। ये समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? ये 9th क्लास में हमने सीखा हुआ है कि अगर 2 मास किसी r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं तो उनके बीच में इतना फोर्स लगता है। अब मैंने क्या किया कि मास को एक बहुत बड़ी रॉड में ले लिया कि 1 मीटर लंबी रॉड है, पूरी मास से भरी हुई है। अब इससे पॉइंट मास के साथ कोई फॉर्मूला नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए कैसे फाइंड करेंगे? तो मैथ्स ने हमको बताया कि इसके टुकड़े कर दो, तो 100 टुकड़े कर दिए। 100 टुकड़े करने के बाद हर एक टुकड़े का इसके साथ फोर्स फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारे पास। समझ में आ रहा है? तो सपोज ये पहले पीस का टुकड़ा है, इसके साथ अगर फोर्स फाइंड करना है तो फर्स्ट फोर्स मिलेगा फर्स्ट टुकड़े से, कितना होगा? g, इसका m1 और इसका m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, r मीटर है तो r स्क्वायर, ये फर्स्ट फोर्स मिला। फिर दूसरे टुकड़े के साथ अगर मुझे फोर्स फाइंड करना है तो दूसरे टुकड़े का डिस्टेंस तो चेंज हो गया, r प्लस 1 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? फिर तीसरे का r प्लस 2 सेंटीमीटर, चौथे का r प्लस 3 सेंटीमीटर, वैसे 100 मीटर सेंटीमीटर तक जाएगा। समझ में आ रहा है? वैसे मुझे 100 फोर्स मिलते जाएंगे, सबका फोर्स का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। देखो r प्लस 1 का स्क्वायर, वैसे अप टू आप जाएंगे आप 100 तक, तो मतलब gm1 m2 अपॉन r प्लस 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो सारे फोर्स अलग अलग मिले, अब इन सबको ऐड कर दो तो जो टोटल फोर्स मिलेगा उतना फोर्स होगा इस पूरी रॉड से इसके साथ। समझ में आ रहा है? पर ये तो बहुत बड़ा मेथड हो चुका है, वही समझा रहा हूँ। और ये प्रॉपर एक्यूरेट हो ऐसा समझ नहीं सकते, इसमें भी थोड़ी बहुत गलती तो होगी। तो मैं इसने बोला इसके 1000 टुकड़े कर दो, तो इसके 1000 टुकड़े करेंगे तो 100 की जगह 1000 फोर्स मिलेंगे, फिर उसको ऐड करना पड़ेगा, तो पूरा 11 तो उसी में निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैथ्स ने हमने एक सीधा रास्ता बताया, इसे बोलते हैं साप। क्या बोलते हैं इसको? साप। साप मतलब इसका सिंबल है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन मतलब टू इंटीग्रेट, बहुत सारी चीजें ऐसे पड़ी हुई है उसको इंटीग्रेट करना है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे अगर मैं इसके इनफाइनाइट टुकड़े कर दूं और हर एक टुकड़े का फोर्स इसके साथ फाइंड कर लूं तो मैक्सिमम एक्यूरेसी मिल जाएगी, समझ में आ रहा है? समझा रहा हूँ, टेंशन मत ले। अब श्रीना ने किए 1000 टुकड़े तो उसको लगे 1 साल फाइंड करने में। फिर ये रिद्धि को बोला, उसने बोला नहीं 1000 में मैं नहीं मानूंगी, मैं तो 1 लाख टुकड़े करूंगी। तो रिद्धि ने 1 लाख टुकड़े कर दिए। फिर उसको उसकी बेटी आ गई, उसको बताया कि देखो यश सर को मुझे बताना है, मैं 50,000 तक पहुंची हूँ, बाकी की 50,000 बाकी है, तू ऐड करके उनको जाके बताना कि ये आंसर आता है। समझ में आ गया? लेकिन वो भी पूरी जीवन निकल गया उसका, लेकिन आंसर तो आया नहीं। इसलिए इंटीग्रेशन विल बी योर हेल्प। इंटीग्रेशन क्या बोलता है कि हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि इसके इनफाइनाइट सिमल टुकड़े हो गए। कितने टुकड़े हो गए? इनफाइनाइट टुकड़े हो गए। तो इनफाइनाइट टुकड़े को अब इसका नया डायग्राम बनाता हूं मैं। ये पहली बार मैंने आपको समझाया था, तब मैंने आपको बताया था कि समझना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ी देर बाद जब आपने सारे मैथमेटिकल टूल्स सीख लिए हैं, अब आपको थोड़ा एक IQ बन गया है कि इसको आप समझ पाओगे। कोई समझाता नहीं है, बस रटा देते हैं, पर जब समझ लोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और आप खुद से अप्लाई करना सीख जाओगे। अब करना क्या है कि 1 मीटर का रॉड है और यहाँ पे हमारा पॉइंट मास पड़ा हुआ है m मास का। अब मैंने इसके इनफाइनाइट सिमल टुकड़े कर लिए। उन सारे इनफाइनाइट टुकड़ों में से कोई एक टुकड़ा मैं अज्यूम करता हूँ, कोई यहाँ पे कहीं पे है जिसका मास है dm और उसकी लेंथ है dx। मतलब dm dx को का फंडा आपको समझ में आ चुका है। मतलब सबसे छोटा सेगमेंट ऑफ मास मतलब dm, सबसे छोटा सेगमेंट ऑफ डिस्टेंस मतलब dx। क्लियर है? कोई डाउट किसी को इसमें? और ये सेगमेंट जो मैंने अज्यूम किया वो पार्टिकल से x डिस्टेंस पे है और यहां से पार्टिकल का डिस्टेंस तो r है, वो हम सबको पता है। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में क्या करेंगे, वी विल फाइंड अ स्मॉल फोर्स। स्मॉल फोर्स मतलब इस छोटे पार्टिकल से इस पॉइंट मास के साथ बनता हुआ स्मॉल फोर्स। टोटल फोर्स का फॉर्मूला ये है, तो स्मॉल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, g dm इंटू m अपॉन r स्क्वायर। g m1 मतलब ये, m2 मतलब ये, और अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस पार्टिकल से इस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है, x स्क्वायर। समझ में आ गया ये फॉर्मूला? अब इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक। समझ में आ रहा है? तो टोटल पाथ पे उसको इंटीग्रेट कर दूं पूरे की पूरी लेंथ के ऊपर, तो पूरा फोर्स मिल जाएगा इस पूरी रॉड से इसके साथ का फोर्स। समझ में आ रहा है? हमको पता है कि इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इज इक्वल टू के दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगता है, तो इसको भी पूरी लेंथ पे करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, वेरिएबल खुद हो जाता है। तो df का इंटीग्रेशन करूंगा तो वेरिएबल खुद हो जाएगा। तो टोटल फोर्स का फॉर्मूला मुझे मिल गया, टोटल लेंथ पे इसको इंटीग्रेट कर दो तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? इसलिए इंटीग्रेशन का यूज क्या है समझ में आ रहा है? दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अभी आपके पास ग्रेविटेशनल, ये सेम चीज आपको चैप्टर नंबर 8 में आएगी। मैं उस वक्त सबको समझाता हूँ, लेकिन आप लोगों का टेस्ट अच्छा गया, आपका ग्रास्पिंग अच्छा है, इसलिए पहले से ही 2-3 बार समझाऊंगा तो आपको 1-8 महीने में समझ में आ जाएगा ये चीज क्या हो रही है। समझ में आ रहा है? तो अब इंटीग्रेशन ऐसा है तो समझ लो डिफरेंशिएशन कैसा होगा, इसका उल्टा। यहाँ हमने क्या किया, जैसे 2 चीज को ऐड करते थे या मल्टीप्लाई करते थे वैसी कोई चीज हो गई है। इवेंचुअली ये चीज तो ऐड हुई है। समझ में आ रहा है? सारा फोर्स ऐड होकर के हमें कुछ आंसर मिला है। पर सपोज डिफरेंशिएशन, उसको मैंने एसोसिएट किया सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के साथ। मतलब डिफरेंशिएशन ऐसी चीज है जो टाइम के साथ कम होती हो। समझ में आ रहा है? या किसी चीज का डिफरेंशिएशन मतलब कम होना। समझ लो एग्जाम्पल क्या दिया था हमने कि सपोज किसी कप ऑफ टी का टेम्परेचर 70 डिग्री है और उसको यहाँ मैंने रख दिया ओपन सराउंडिंग्स में, तो 5 मिनट बाद उसका टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री। तो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन टाइम, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। कितने टाइम में हुआ, तो 5 मिनट में हुआ। तो आंसर क्या आएगा, 70 - 30 40 डिग्री सेल्सियस अपॉन 5। तो क्या आएगा, 8 डिग्री सेल्सियस पर मिनट इस कप ऑफ टी का डिसइंटीग्रेट हुआ है, मतलब वो कम हो रहा है। समझ में आ रहा है? एवरेज भी बोल सकते हैं इसको।
उसमें हम ऐड करते हैं टोटल कि तू एक एक मिनट, ये मतलब समझ, तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि हर सेकंड में सपोज 10 मिनट में कोई चीज़ 10 किलोमीटर चल रही है, तो एवरेज क्या हुआ 10 किलोमीटर अपॉन 10 मिनट, तो एवरेज स्पीड मिली। समझ में आ रहा है? वो अलग चीज़ है। यहाँ हम क्या फाइंड कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन, कि कितने टाइम में वो फिजिकल क्वांटिटी कम हो रही है। तो भाई 8 डिग्री कम हो रही है 1 मिनट में। अभी का केस क्या है, हमने केस क्या लिया है कि भाई टेम्परेचर 70 से 30 हुआ 5 मिनट में, तो उस केस में डिफरेंशिएशन का रेट क्या है, तो मतलब कौन से रेट से आपका डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो भाई 8 डिग्री से 8 डिग्री के रेट से वो कम हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो हर एक मिनट में 1 डिग्री मतलब 8 डिग्री का टेम्परेचर रिड्यूस होता जा रहा है। मतलब वो सबट्रैक्शन से उसको एसोसिएट कर सकते हैं। ये समझने का एक तरीका है। समझ में आ रहा है? ऐसा ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। थोड़े टाइम बाद आपको जैसे जैसे लॉजिक क्लियर होगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। पर ये एक मेथड है कि आपने कभी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन देखा नहीं है तो उसका एक्चुअल यूज समझ लो। रटने से मतलब नहीं है। फॉर्मूला मैं आपको रटवा दूंगा कि भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x होता है, वेरिएबल का x पावर में प्लस कर दो, वही पावर नीचे लिख दो, ऐसा हम कर लेंगे। इसके बाद वही करना है। पर ये उसका मतलब है कि भाई हाउ टू फील डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्या है इंटीग्रेशन का। तो दोनों में से किसी एक चीज़ को अच्छे से समझ लो, उसके फॉर्मूला याद कर लो, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट किसका फॉर्मूला होगा, दूसरे वाले का। सपोज मैं किसी नंबर में 2 नंबर में 2 ऐड करता हूँ तो आंसर क्या आएगा 4। अब उसी 4 में से 2 माइनस कर दूँ तो आंसर क्या आएगा वापस 2। मतलब कुछ ऐड किया उसी को माइनस किया तो वापस जहाँ थे वहाँ पहुँच गए। तो ऐसा ही है, अगर किसी चीज़ को इंटीग्रेट किया और उसी को डिफरेंशिएट किया तो वापस जहाँ थे वहाँ पहुँच जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रिवर्सिबल प्रोसेस है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। वैसे ही मतलब आपको ये समझ में आया तो इसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाता है। अगर एडिशन समझ में आया तो ये आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हो। ऐसे ही दोनों में से किसी एक को प्रॉपरली समझ लो। अगर इंटीग्रेशन से प्रॉपरली समझ लिया है तो उसको समझ लो। अपने हिसाब से जो भी नोट्स लिखने हैं वो लिख लो, नॉर्मली फटाफट से लिख लो कि क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, ताकि फ्यूचर में जब इंटीग्रेशन का यूज आए। अब इसके आगे का एक और स्टेप होता है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो g एक कांस्टेंट है और ये मास भी कांस्टेंट है, तो दोनों बाहर आ जाएंगे। अंदर बचेगा L dm/x²। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि x का डिफरेंशिएशन m के रिस्पेक्ट टू हो सकता है, नहीं हो सकता है। मतलब जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट टू, मतलब इंटीग्रेशन x dx तो पॉसिबल है, बट इंटीग्रेशन y dx पॉसिबल नहीं है, बिकॉज y अलग वेरिएबल है, x अलग। ये विथ रिस्पेक्ट टू बोलते हैं इसको, कि x का इंटीग्रेशन करो विथ रिस्पेक्ट टू दिस। यहाँ मतलब क्या होता है, 1/x² का इंटीग्रेशन करो विथ रिस्पेक्ट टू दिस। यहाँ पे x कौन है, लेंथ, और m कौन है, मास। तो मास को ऐड कर सकते हैं इंटीग्रेशन, मतलब मास को ऐड कर लेंथ को ऐड करना है बाय यूजिंग मास का फंक्शन, तो वो तो पहले से ही रॉन्ग हो रहा है। मतलब मास को हटाना पड़ेगा और मास की जगह पे डिस्टेंस लाना पड़ेगा कहीं से। वो कैसे लाएंगे तो वो समझाता हूँ, जब आएगा तब समझेंगे। अभी है स्टेट ऑफ माइंड तो समझाऊँ, समझना है इसको। अब डीएम को कैसे हटाएंगे, तो आपने डेंसिटी पढ़ी हुई है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी एक्चुअली 3 टाइप की होती है, 1 डायमेंशनल डेंसिटी, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल को बोलते हैं लैम्बडा, 2 डायमेंशनल को बोलते हैं सिग्मा, और 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ये रो हमने पढ़ा हुआ है। रो का मतलब क्या होता है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सम वॉल्यूम। मतलब ये डस्टर है तो इसका कुछ वॉल्यूम है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो इतनी पर्टिकुलर लेंथ ब्रेथ हाइट में कितना मास है उसे बोलेंगे मास डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम। समझ में आ गया। पर अब कोई वायर है, अब ये कोई वायर है, तो वायर तो 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं, है नहीं, पर हम फिजिक्स में उसको 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो वायर का कितना मास है उसको अगर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, मास अपॉन यूनिट लेंथ। समझ में आ रहा है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सम लेंथ। फिर अगर कोई सरफेस एरिया है, कि अगर ये पेज है तो इसका सरफेस एरिया होगा, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ये,
तो इसका सरफेस एरिया होगा। तो इसके लिए सरफेस डेंसिटी होती है मास अपॉन यूनिट एरिया। तो 3 टाइप की डेंसिटी होती है। अब इस छोटे वाले सेगमेंट के लिए अगर मुझे डेंसिटी चाहिए तो क्या होगी, लैम्बडा इज इक्वल टू dm/dx हो जाएगा, मतलब मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सम लेंथ। तो dm मास डिस्ट्रीब्यूटेड है कितनी लेंथ में, dx लेंथ पे। समझ में आ गया। अब dm को रिप्लेस करना है तो dx को यहाँ ले जाओ तो लैम्बडा dx हो जाएगा। तो यहाँ से dm हट जाएगा, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन L लैम्बडा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब लैम्बडा भी कांस्टेंट है बिकॉज पूरी लेंथ का डेंसिटी तो सेम ही होगा, तो लैम्बडा भी बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। ये पूरा चैप्टर नंबर 8 में फिर से आएगा, पर अभी के लिए आपको इसलिए समझाया ताकि आपको इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आए कि भाई इंटीग्रेट करना क्यों है। तो इतना ही है, अपने हिसाब से नोट्स लिख लो, फिर फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। लिखना है ये वाला कि भाई क्या हुआ, थोड़ा सरखीते लिखा हुए हो। लिखना जरूरी नहीं है, बस समझने के लिए ही था। ये समझ में आ चुका है तो लिखने की जरूरत नहीं है। भूल गए तो ये हर 2 महीने में एक बार मैं ये कैसेट गाऊंगा अलग अलग एग्जाम्पल से। आज आपका ये एग्जाम्पल है, दूसरी बार जब चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन, उसमें भी इंटीग्रेशन करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, तो वहाँ फिर से मैं ये कैसेट गाऊंगा कि वाई वी आर इंटीग्रेटिंग मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब अगर किसी को कुछ नया इसमें से लगा है तो अपने हिसाब से सिर्फ उतना ही नोट कर देना है। मतलब किसी को डेंसिटी नहीं पता थी तो खाली डेंसिटी का नोट बना लोगे, भाई 3 टाइप की डेंसिटी होती है। एरिया, मास अपॉन वॉल्यूम, ये ओरिजिनल ये हमने सीखा हुआ है आज तक। पर जब एब्सोल्यूट डेंसिटी मतलब किसी चीज की डेंसिटी, रिलेटिव मतलब कंपेयरिंग दिस डेंसिटी विथ किसी और की डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका रिलेशन कुछ नहीं है, ये सारी एब्सोल्यूट है। पर कौन सा, ये 2D के लिए मास अपॉन एरिया, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। ये देखो सिग्मा को बनाएंगे ऐसे, लैम्बडा को ऐसे बनाना है उल्टा वाई। ये एक्चुअली ग्रीक ABCD होती है, अल्फा बीटा गामा। चलो जी निकाल दो इसको। मतलब किसी को फिर से समझना है इसलिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो को, ताकि कभी कुछ छूट जाए, कुछ समझना है फिर से तो आप देख पाओगे। चलो निकाल दे इसको। अब थोड़े फॉर्मूला फिर से रिवाइज कर लेते हैं और 1-2 सम सॉल्व करते हैं ताकि आपको इंटीग्रेशन समझ में आ जाए। अब इधर ध्यान दो, ये एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब आज तक हमें मैथ्स में ऐसा सीखा हुआ है कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस समथिंग, पर वो एक्स का कुछ मीनिंग नहीं था। अब जब फिजिक्स में आ गए तो वो एक्स किसी को रिप्रेजेंट करेगा, किसको करेगा, डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को। समझ में आ रहा है। तो समझ लो कि हमारे पास फर्स्ट है एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स है नॉर्मल एक्स, एक्स एक वेरिएबल है।
तो उस x का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होता है, बाय मेथड उसको ऐसे लिखते हैं। तो x का x के रिस्पेक्ट टू आंसर क्या आता है 1। वो कैसे आया, मतलब x के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 पावर आगे आती है और 1 पावर माइनस होती है, तो पावर कूद के आगे आई और 1 पावर माइनस हुई, तो 1 x रेस टू 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स रेस टू 0, समथिंग रेस टू 0 मतलब 1। सिंपल है। तो फॉर्मूला क्या बना कि इफ वी हैव x रेस टू n, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा n x रेस टू n माइनस 1। समझ में आ गया क्या करना है, ये प्रोसीजर है। जैसे 2 माइनस 2 0 होता है, वो एक प्रोसेस हमने सीखी है, वो हमने अक्वायर करी है थोड़े टाइम में। तो ऐसे ही इसको सीखना पड़ेगा कि अगर कोई नॉर्मल फंक्शन दिया है तो उसका डिफरेंशिएशन ऐसे होता है। अब इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन सीखना है तो कैसे होगा, लिखने की मेथड बाद में सीखेंगे, अभी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के दे देता हूं। एक पावर प्लस होगी, वही पावर डिवाइड हो जाएगी, सिंपल है। फिर सपोज कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वेरिएबल खुद हो जाता है। उसका मतलब क्या हुआ, तो कि भाई इंटीग्रेशन dx, तो उसका आंसर आएगा x। एग्जाम्पल के लिए बाजू में ऐसे लिख सकते हो, मतलब किसी भी कांस्टेंट का, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 क्या होता है, मिस्टर इंडिया दिखता नहीं है पर होता है, इधर कुछ है नहीं लेकिन 1 तो है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वेरिएबल खुद। समझ में आ गया। अब क्या था दूसरा फॉर्मूला, हाँ मतलब एक को याद रखेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि इसमें पावर को आगे मल्टीप्लाई करना है और एक कम करनी है, इसमें पावर में कुछ ऐड करना है और उसी को डिवाइड करा देना है। कैसे समझना पड़ेगा, ये प्रोसीजर है। प्रोसीजर मतलब सपोज वी हैव इंटीग्रेशन x dx, ऐसा हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय x, और बोला है उसको इंटीग्रेट करो। तो इंटीग्रेट की प्रोसीजर है कि इसकी पावर में कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, अब 1 के अंदर एक ऐड करो और उसी पावर को डिवाइड में ले जाओ, इसका मतलब आपने इंटीग्रेशन कर लिया। समझ में आ रहा है। जैसे 2 + 1 तो आप लिखते हो 3, तो 2 + 1 आपने लिखा 3, मतलब आपने इन दोनों के बीच में कुछ प्रोसेस करवाई तब इसका आंसर आया 3। समझ में आ रहा है। वैसे ही इस x के साथ आपने ये प्रोसेस कराई, अब ये प्रोसेस x के साथ हो चुकी है, उसका मतलब क्या होगा, ये x रेस टू 1 है तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1। अब समझ में आया। जैसे एडिशन एक प्रोसेस थी इन दोनों के बीच में और ये आंसर आया, वैसे ही x के साथ ये एक प्रोसेस है, उसके बाद ये आंसर आया। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन दिया है x का तो उसके साथ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोला है तो पावर में एक ऐड करेंगे, उसी को सपरेट मतलब डिवाइड करा देंगे, और उसी का अगर डिफरेंशिएशन बोला है तो पावर को खुदा के आगे ले आओ और एक पावर को माइनस कर दो। +c आता है पर वो क्यों आता है बाद में समझाता हूँ, ऐसा नहीं। अब मैंने आपको बोला कि भाई 2 + 2 4 होता है, और 4 में से 2 माइनस करो तो वापस 2 आ जाएगा। पर जब मैं, अब एक बार मुझे प्रोसीजर में रहने दे, मैं वो कराऊंगा तुझे, बीच में नहीं बोलना है। वो सी कहाँ से आया उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, जिसको आता है उसके लिए बता देता हूँ। सपोज यू हैव फंक्शन x² + 2, अब इसका आपने डिफरेंशिएशन किया d/dx, तो क्या आएगा आंसर, 2x + 0 मतलब 2x। अब इसको इंटीग्रेट कराओ 2x को, तो क्या आएगा आंसर, तो ये कहाँ गया, समझ में आ रहा है। इसलिए बाद में हम +c ऐड करते हैं, मतलब इसका मतलब होता है भूल चूक माफ, मतलब पूरी काम करते वक्त अगर कुछ बाकी रह गया है तो बाद में हम उसको ऐड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। मतलब प्रॉपरली रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, कुछ छूट जाता है, अगर कांस्टेंट है तो वो छूट जाता है, इसलिए बाद में हम +c कुछ करते हैं, वो बाद में आएगा, टेंशन मत ले। अभी इतने फॉर्मूला समझ में आया आपको, और कितने फॉर्मूला थे, इसके लिए बहुत सारे रूल्स थे।
कि सपोज वी हैव टू फंक्शंस u प्लस और माइनस v, तो क्या करेंगे हम, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ v। इसमें किसी को कोई डाउट है? इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एग्जाम्पल, इसके बाजू में एग्जाम्पल भी लिख के दे देता हूँ कि फंक्शन आपका ऐसा होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और बोला है डिफरेंशिएट करो इसको, तो डिफरेंशिएशन दोनों को मिलेगा ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा। समझ में आ रहा है? इसको मान लो u, फर्स्ट वाले को u मान लो, सेकंड वाले को v मान लो, तो ऐसा ये भी एक फॉर्मूला है। समझ में आया? फिर अगर किसी दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है u डॉट v, तो उसका कैसे करते हैं? एक को रहने दो, दूसरे वाले का करो, प्लस दूसरे वाले को रहने दो, पहले वाले का करो, खत्म। ये उसका फॉर्मूला है। मतलब दो वेरिएबल को अगर मल्टीप्लीकेशन में दे दिए एक्स स्क्वायर वाई, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एक्स स्क्वायर वाई, और दोनों क्या है? फंक्शन है, वेरिएबल है। तो इसका करना है तो इसको u मानो, इसको v मानो, तो इस फॉर्मूला से उसको आप सॉल्व कर पाओगे। समझ में आ रहा है? फिर एक और फॉर्मूला था v बाई u और u बाई v, इसमें क्या करना है? मतलब डिनोमिनेटर को छोड़ दो, न्यूमरेटर का करो, बीच में माइनस, ऊपर वाले को रखो, नीचे वाले का कर दो, और डिवाइड बाई नीचे वाले का स्क्वायर। ये उसका फॉर्मूला है। टाइम लगेगा, इन लोगों ने भी पहली बार देखा तो ऐसे होश उड़ गए थे, तो ऐसा होगा पर समझ में आ जाएगा। फिर क्या होता है? इफ़ यू हैव लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। जो लोग पहली बार सीख रहे हैं टेंशन मत लो, ये नया प्रोसेस है। बचपन में जब हमको 2+2 सिखाते थे तो हमको बहुत लेक्चर लगे थे, किसी को पहली बार में आया था, किसी को बहुत टाइम लगा था। इसलिए टेंशन मत लो, अपने स्पेस से सीखना है, पर फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा। जैसे हमने 1 to 100 की गिनती रट ली थी, समझ ली थी कि ऐसा ही होता है, वैसे ये फॉर्मूला है कि ऐसा ही होता है। समझ में आ रहा है? तो इतने फॉर्मूला लिखो, फिर दूसरे फॉर्मूला करते हैं। जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार अच्छा है। ओके ओके, जो अभी पहली बार कर रहा है वो लिखो बस। उसका वो साइन कॉस वाला आएगा ना, तब उसके फॉर्मूला आएंगे। एक्चुअली आज कुछ और सीखना था हमें। एवरेज वेलोसिटी के दो अनदर फॉर्मूला है जिसको डिराइव करना सीखना था। वो देख लिया मैंने, वो नहीं करा है, वो करा देता हूँ। ये लिख लिया सबने? चल चल चल। चलो ये तो लिख लेंगे। अभी हमारे पास दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, जो भी आपको जो पसंद है। एक्स किसी को पसंद नहीं होना चाहिए, इसलिए थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन। कॉस और साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? देखो पहले एक साइड खत्म करो। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे? टेन थीटा। टेन का क्या होता है? कॉट का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर।
उसके बाद कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? उसका हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा। उसके बाद तो ये फॉर्मूला, और कोई फॉर्मूला है? अब समझ लो कि ये फंक्शंस के आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ गए। अब इसके इंटीग्रेशन आपको याद करने करवाता हूँ। अब 1/x का इंटीग्रेशन log x की डिफरेंशिएशन log x। अभी हमने सीखा कि log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आएगा। तो 1/x यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको डिफरेंशिएशन किया, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो 1/x का क्या हो जाएगा? log x। ऐसे आप इसको याद करेंगे, समझ में आ रहा है? अब साइन का यहाँ पे कॉस हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस कॉस प्लस सी। इसका यहाँ माइनस साइन हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस साइन प्लस सी। अब 10 का यहाँ सेक स्क्वायर हुआ तो यहाँ क्या होगा? देखो फॉर्मूला देखो बराबर, होगा ही नहीं। आपको क्या करना है, जब ऐसा कुछ दिखे तो इसको कन्वर्ट करना है साइन कॉस में। आफ्टर कन्वर्टिंग साइन कॉस, आपको तो फॉर्मूला पता ही है, समझ में आ गया? देखो tan cot जब दिखता है तो डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब वी विल सी tan cot वी विल कन्वर्ट इट इनटू साइन एंड कॉस। tan का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हो जाएगा कैसे? देखो tan की जगह सबसे पहले मैं साइन अपॉन, सपोज मुझे पूछ लिया कि भाई tan थीटा का डिफरेंशिएशन करो, ओके, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले चेंज करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। सॉरी, इंटीग्रेशन करना है, ऐसा करेंगे। अब इसमें log ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? log साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा? log साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अगर इसमें मैं log ले लूं, अगर इसमें log अप्लाई कर दूं तो ऐसा हो जाएगा। फिर मैंने ऐसा सिखाया था कि log x प्लस वाई को log x माइनस log y लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आपने सीखा हुआ है मैथ्स में। तो log x अपॉन वाई को log x माइनस log y लिख सकता हूं। अब तो दोनों का इंटीग्रेशन में कर सकता हूं। log x का इंटीग्रेशन आप कर पाओगे, क्या आएगा? 1/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। करवाता हूं। अभी सब कंफ्यूज हो जाएंगे। एक काम करो, जब जैसे जैसे वो आता जाएगा वैसे वैसे करेंगे। इधर ध्यान दो। इतना समझ में आ गया सब कुछ? ये सेक और कॉस का क्या करेंगे? उसका फॉर्मूला नहीं दिया है, बिकॉज सेक और कॉस एक क्या है? साइन कॉस का रेसिप्रोकल है। तो वो तो इजीली साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वापस आप उसका कर पाओगे। जितना यूज आपका आएगा उतना उस टाइम पे आप समझ जाओगे। एक साथ सब करने जाओगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा। समझ में आ रहा है कि साइन कॉस का इंटीग्रेशन आपने समझ लिया। दूसरा कोई फंक्शन आएगा तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे साइन कॉस में, देन वी विल सॉल्व इट। जहां जहां पे यूज आएगा इंटीग्रेशन का वहां आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आप 2-3 सम सॉल्व कर लेते हैं।
तो इसको देखो, सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है u जिसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और फंक्शन दिया है कुछ और, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को टाइम से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर दोनों को स्वैप कर सकते हैं। तो du बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स। सपोज ये वेलोसिटी है, उसका फंक्शन पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो डिफाइंड नहीं है, वेलोसिटी को एक्स से मतलब इंटीग्रेट करना डिफाइंड नहीं है। देखो एक सम लेके ही उसको करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज u का फंक्शन दिया है टी स्क्वायर प्लस 2t और बोला है कि इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो du बाई डी एक्स पूछा है तो कैसे करेंगे। यहाँ अंदर तो कोई x है नहीं और u दिया हुआ है, तो इसका x के रिस्पेक्ट टू तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको du बाई डी एक्स के साथ dt से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करा दूंगा। क्लियर। ये u कौन है, वेलोसिटी। क्वेश्चन लिख देता हूँ प्रॉपरली कि फंक्शन ऑफ वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस, देन फाइंड दिस। वेलोसिटी का फंक्शन दिया है टाइम के रिस्पेक्ट टू, अंदर टाइम का फंक्शन है टी स्क्वायर प्लस 2t, और पूछा है कि इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट टू। x मतलब डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। अब ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा नहीं है कि वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट टू डेरिवेट करो, तो इसका कुछ आंसर नहीं है। तो अगेन मैथ्स के पास गए तो उसने समझाया कि भाई dt बाई डी टी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, फिर इन दोनों को स्वैप कर दो। तो स्वैप कराएंगे तो क्या आएगा, du बाई डी टी dt बाई डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब du बाई डी टी पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पे कौन है, t। तो du बाई डी टी में u की जगह मैं ये फंक्शन को लिख सकता हूँ टी स्क्वायर प्लस 2t डिवाइड बाई डी टी, पर ये dt बाई डी एक्स है, तो मुझे पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो 1/u करा दूँ तो बन जाएगा dt बाई डी एक्स। यहाँ तक समझ में आया क्या कर रहा हूँ। तो dt बाई डी एक्स की जगह 1/u पुट कर सकता हूँ। अब क्या करेंगे, u का वैल्यू भी आपको पता है, टी स्क्वायर प्लस 2t का डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं 2t प्लस 2 डिवाइड बाई u। दिस विल बी योर आंसर ऑफ du बाई डी एक्स। ये हमने कैसे किया, चेन रूल वाली मेथड रख सकते हैं, उसको वैल्यू रख के और आपको करना है तो आप कर सकते हो। ऐसा भी आपका कोई सम कराया होगा, समझ में आ गया पूरा, कैसे समझ में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है ना, नहीं उसको समझाना ही पड़ेगा। कितने को अब बाकी है पूरा समझना, तो 3 4 5। श्रीनगर को समझ में नहीं आया ना, ये समझ में आया, और जिसको नहीं समझ में आया उसको थोड़ा पहले से ही मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो। मंडे से एक प्रॉपर टाइम दे दूंगा, उसमें एक वीक आप पूरा होगे ना, तो जितना आज तक हुआ है वो सारा मैथमेटिकल टूल्स एक बार करा दूंगा। पर मंडे तक आपका काम क्या रहेगा, जितना भी लिखा है उसका प्रॉपर नोट्स बना लो, तो वो नोट्स लेके आ जाना, मैं आपको उसी में से फटाफट समझा दूंगा। जो करवाने जैसा लगेगा आप वहाँ पे बैठ के कर लेना, ठीक है। बाकी सबको क्लियर हो गया ये। फिर मैंने एक और बात समझाई थी कि जब एक्स स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आंसर आता है, प्रॉपर मेथड से करके बताओ। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, मैंने क्या सिखाया था, समथिंग का स्क्वायर बोलना है, जिसको मैं बोलूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग का स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पावर कूद के आगे आएगी और एक पावर माइनस हो जाएगी, और समथिंग का अगेन बाजू में करना है। समझ में आ रहा है, ये सिखाया था मैंने एक बार। देखो 2x 2 - 1 ये तो हो चुका है, लेकिन इसका अगेन करना पड़ता है। अब इसका अगेन करूंगा तो x का पावर 1 बचेगा, तो 1⁻1 - 1। समझा रहा हूं ऐसा क्यों करना है। मैंने उस वक्त आपको ये एग्जाम्पल भी दिया था। अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 देता हूँ, ये तो आपने सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व करो
साइन ऑफ कॉस थीटा, इसको डी बाई डी एक्स, डी बाई डी टी, इसको एक्स बना दो, तो इसको डी बाई डी एक्स फाइंड करो इसका। ये कराया है? कराया होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन रूल थोड़ी है। साइन का एंगल यही है, साइन थीटा जो होता है ना, उसका एंगल ही है साइन कॉस एक्स। जैसे साइन 30 साइन 45 होता है, वैसे ये साइन का ही एंगल है। ऐसा कराया होगा सर ने? नहीं कराया तो अभी सीख लो, ऐसा आएगा आगे जाके। ये डिफरेंशिएशन का बेसिक मेथड है जो आपको समझ में आना चाहिए। सपोज एक नॉर्मल साइन थीटा है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉस, इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, डिफरेंशिएशन कॉस, बराबर। पर अब एंगल की जगह ही मैंने लिख दिया, इस एंगल की जगह ही लिख दिया कॉस थीटा, तो अब क्या हो जाएगा? कॉस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? देखो, इसको ऐसे पढ़ना है, ब्रैकेट को ऑलवेज समथिंग बोलना है। क्या बोलना है? तो कंफ्यूजन नहीं होता है, इसलिए जैसे सिखा रहा हूं वैसे ही सीखना है, वैसे ही अप्लाई करना है, ठीक है? तो एक साथ बोलो, साइन समथिंग का क्या होता है? तो यहां पे भी साइन समथिंग का क्या हो जाएगा? तो सिंपली मुझे क्या लगना है? कॉस समथिंग, और समथिंग का अगेन करना पड़ेगा। ऐसा अगेन क्यों? जहां तक वेरिएबल बाकी है वहां तक आपको सॉल्व करना है। समझाता हूं। अब साइन समथिंग का हमने क्या किया? कॉस समथिंग। अब इसका अगेन करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन में, तो कॉस का क्या होता है? माइनस साइन, और इसका, अब ये समथिंग है, इसका भी अगेन करना है, तो एक थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? 1। अब ये उसका प्रॉपर आंसर बन के आया, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस कॉस थीटा। नहीं समझा किसी को? नॉर्मल एग्जांपल लेके समझाता हूं। ये इजी है, सबसे इजी है ये, वो सिखाड़ दूं। देखो, नॉर्मल क्वेश्चन हमारे पास है x⁻²। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या करोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको क्या बोलना है? समथिंग का स्क्वायर। तो अगर समथिंग का स्क्वायर है तो इसका आंसर क्या आएगा? 2x समथिंग रेस टू पावर -1। तो क्या हो गया? और समथिंग का अगेन भी करना होता है, तो इसका अगेन करूंगा तो 1x⁻1 -1। तो फाइनली आंसर क्या आया? 2x⁻1 मल्टीप्लाई बाई 1x⁻0 का होता है वो भी 1, इसलिए आपका आंसर आया 2x। हम डायरेक्टली बोल देते हैं 2x, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जब ऐसे फंक्शन आएंगे तो फर्क पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए हमको पहले से ही वही सीखना है कि जहां तक आपका फंक्शन बचता है वो 1 ना हो जाए तब तक आपको इंटीग्रेट करते रहना है या डिफरेंशिएट करते रहना है। समझ में आ रहा है? मतलब x² का एक बार किया तो 2x, फिर भी फंक्शन तो बचा है, उसको फिर से करना पड़ेगा। अभी भी बचता तो उसका फिर से मैं करता। समझ में आ रहा है? जब तक x का x के रिस्पेक्ट टू 1 ना हो जाए। कर सकते हैं ना? इतना सब इसके लिए कराया कि ये तो नॉर्मल है, जब जेई की तैयारी करोगे तो इसके अंदर ऐसा पूरा आएगा। तो अब इसका जब इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करना आएगा तब क्या करोगे? तो आपको इसको मानना पड़ेगा, साइन समथिंग, साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस समथिंग और समथिंग का अगेन, ऐसे। वो
तू जो बोल रही है श्रीना वही मेथड है ये, उसको अज्यूम करके कर सकते हो तो भी वही होगा, पर ये एक साथ हो जाएगा। किसी को अज्यूम करने में प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूज़न होता है कि इसको यू ले लिया, यू का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन करना पड़ेगा, तो वो ना हो इसलिए हम इसको पहले से ही समथिंग मान लेते हैं कि साइन समथिंग, तो उसका हो जाएगा कॉस समथिंग, और इस समथिंग का अगेन करना पड़ेगा, तो कॉस का अगेन करेंगे तो उसमें तो यू का अगेन करेगी, यू का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेगी, तो वो भी रटना पड़ेगा। इससे अच्छा इसमें रटने जैसा कुछ है नहीं, जहाँ तक फंक्शन वन ना होता है वहाँ तक आपको करना है, सिंपल आइडिया है। इसमें भी आप वही करते हो, नोइंगली और अननोइंगली आप यहाँ वही फॉलो कर रहे हो। एक फिर से करा रहा हूँ, टेंशन नहीं। अब एक्स क्यूब में आपको डाउट आएगा, तो एक्स क्यूब का देखो 3x², अब फिर से x तो बचा ही है, तो x का अगेन करना पड़ेगा 1x⁻⁻⁻⁻, वो पावर नहीं देखनी है, हमें फंक्शन देखना है। देखो देखो समथिंग का क्यूब, तो क्यूब कूद के आगे आएगा, एक पावर माइनस होगी, और समथिंग का अगेन, समथिंग तो खाली एक्स ही है ना, वेरिएबल तो खाली एक्स ही है, इसलिए एक्स का अगेन करना पड़ेगा, तो वापस से ये आ जाएगा, तो इसका आंसर आया 3x² × 1। मतलब हर बार हम ये करते ही हैं, 2x³ है तो भी उत्तर से जो, अगर मेरे पास 2x³ है तो 2 तो कांस्टेंट है, 3x² वो नहीं करना है, पर याद रखना है कि ऐसा हम कर रहे हैं। हर बार लिखना नहीं है बाजू में कि x⁻⁴, पर याद रखना है कि हम इसका भी अगेन करते हैं, इसलिए इसका याद रहेगा बाद में, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, यहाँ भूल जाओगे, खाली साइन का कॉस करके भूल जाओगे, ये आपका नहीं आएगा। तो जब सिंपल हार्मोनिक मोशन के डेरिवेशंस करेंगे तो उसमें ये चीज़ ज़रूरी आएगी। फिर से एक बार, इसलिए अभी से आपको थोड़ा समझा रहा हूँ कि अगर समथिंग का बोला है तो उस वक्त आपको एटलीस्ट समझ में आए कि अगर साइन समथिंग है तो उसका आंसर आएगा कॉस समथिंग, और समथिंग का अगेन करना पड़ेगा तब आंसर आता है। समझ में आ रहा है? इसलिए ये नॉर्मली समझ सकते हैं, यहाँ भी वही कर रहे हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ कुछ नया नहीं है, ये हम कर ही रहे हैं पहले से, ये समझा रहा हूँ। नोइंगली और अननोइंगली वही हो रहा है। अब ये ऊपर वाला सम फिर से एक बार करके बताता हूँ। समझ लो हमारे पास है साइन कॉस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन समथिंग का मैंने कर दिया कॉस एक्स, और समथिंग का अगेन करेंगे तो माइनस साइन एक्स, और इस एक्स का अगेन करूंगा तो 1। समझ में आया? अब क्या अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? तो एक एग्जांपल देता हूं, वो सॉल्व करो। कुछ नहीं है, फिर से वही दिया है, खाली स्वेप कर दिया। लाखवानी मेहनत करने। फिर डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट टू करना है, वो याद रखना है। आपके दिमाग में एक्स लगा हुआ है इसलिए मैंने उसको एक्स बना दिया। कॉस समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन समथिंग, और इसका अगेन करना है तो कॉस आएगा, और इसका भी अगेन करूंगा तो 1। नहीं, ये तो मल्टीप्लिकेशन में है माइनस। अगर बीच में प्लस लिखते हैं तो 2 टर्म अलग हो जाती है, ये पूरी एक ही टर्म है, सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है।
वैसे ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में है। इधर कॉस का डिफरेंशिएशन ही माइनस होता है, इसलिए माइनस लिखा है, और वो मल्टीप्लीकेशन में है। जैसे यहाँ पे पहले ही माइनस आ गया, बिकॉज कॉस का होता है माइनस साइन, तो ये अलग टर्म्स नहीं है दोनों, ये मल्टीप्लीकेशन में है पूरा। वो लांबू થઈ જશે જો। एक और सॉल्व कर दो। इसका आंसर है, सॉल्व करो के बताओ। सबको समझ में आ रहा है? 2-3 लोग जो पहली बार लेक्चर देख रहे हैं डिफरेंशिएशन का, उसको थोड़ा प्रॉब्लम पड़ेगा। माइनस साइन समथिंग, और इसका अगेन करूंगा तो क्या आएगा 2x, तो -2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्लियर? कोई डाउट आप किसी को? ये लास्ट પછી જે ટોપિક ચલાવવાનો છે આજનો એ આ પબ્લિક ડિમાન્ડ હતી એટલે કરાયું, બાકી ના નતું જ કરાવવાનું, આ બધાને પાછું શીખવું। नहीं, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सेक का एंगल है कॉस। ऐसा है जैसा यहाँ पे बोल रहा था साइन कॉस एक्स, ये वही लिखा है। नहीं नहीं, बस सेक कॉस एक्स स्क्वायर। अब सेक का क्या होता है? सेक का इंटीग्रेशन सेक 10 होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब, तो इसका क्या हो जाएगा सेक समथिंग मतलब कॉस एक्स स्क्वायर, और 10 समथिंग मतलब अगेन कॉस एक्स स्क्वायर। अब कॉस एक्स स्क्वायर का फिर से करूंगा समथिंग का अगेन, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का भी फिर से करूंगा तो आएगा 2x, और x का फिर से करूंगा तो आएगा 1। ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में आंसर है। ये मैथ्स वाले को आएगा, पर बायोलॉजी वाले को भी समझ में आना चाहिए। ये प्रॉपर उनके मैथमेटिक्स के बुक में आएगा ये सिस्टम। अब 2 तो कांस्टेंट है, समथिंग का क्यूब मतलब 3x स्क्वायर, और x का अगेन करूंगा तो 1x रेज़ टू 1 माइनस 1। समथिंग का अगेन करना है, साइन समथिंग और समथिंग का अगेन। आज जेटलू भी हो करनी चिंता नहीं करो, वेरिएबल x છે તો x નું ફરીવાર થાય। ના ખબર પડે જી? हाँ
cos स्क्वायर एक्स अलग हाथ चाहिए आपको, ऐसे भी सम आएंगे आपको 12th में मैथ्स से सर। સમજ પડશે પણ આવું આવશે આગળના ચેપ્ટરોમાં, એટલે હમણાંથી તમે આઈડિયા હોય તો જ્યારે એ વખતે કરાવીએ ત્યારે તમને યાદ હોય કે આવું કંઈક હતું, બીક ના લાગે. ચલો જવા દઈએ આને. अरे ये अलग टॉपिक है. શું નહીં સમજ પડી? તને સમજાઈ દઈશ શું ગભરાઈશ ને, એ તારે પહેલેથી કરવું પડશે, એટલે પહેલેથી આખું શીખવાડ દે. આ ટોપિક અલગ છે, સરે જે કરાયું છે એ છે જ, પણ આ એવરેજ વેલોસિટીના અલગ બીજા બે ફોર્મ્યુલા છે. અવાજ ના કર. सेम टू सेम लागे तो ना पढ़ दीजिए बस. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? अरे चुप रे, सेम नहीं, मैंने खबर है. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चलो अब क्वेश्चन क्या है? ये करा दिया है. ये क्वेश्चन आती है, ये आता है तुझे तो सॉल्व करके बता क्या आएगा फॉर्मूला. देखो क्या होगा इसका फॉर्मूला. डिवाइड बाई 2 नहीं होगा. सपोज डिफरेंट डिस्टेंस इज इन डिफरेंट टाइम, उसका मतलब क्या होता है? मतलब समझ में आ रहा है कि मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा. मतलब अलग अलग डिस्टेंस, सपोज d1 d2 d3 अप टू सो ऑन dn डिस्टेंस तक, वो अलग अलग टाइम इंटरवल में जा रहा है.
तो इसका अगर फॉर्मूला बनाना है तो क्या बनेगा कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो d1 प्लस d2 प्लस d3 अप टू सो ऑन करते जाएंगे और अंदर टाइम लिखते जाएंगे। पर इतना सिंपल होता तो कराने की ज़रूरत नहीं थी। प्रॉब्लम क्या आएगा इसमें कि आपको क्या नहीं दिया है इसमें, डिस्टेंस अलग अलग दिए हैं, टाइम भी अलग अलग दिया है। तो यहाँ से हमको क्या दिया होगा, अब यहाँ से दो केस बनते हैं। अगर डिफरेंट डिस्टेंस डिफरेंट टाइम में है तो ये हो गया। पर अगर मैं इसको चेंज करके बनाता हूँ दूसरा केस कि डिफरेंट डिस्टेंस इन डिफरेंट वेलोसिटीज विथ डिफरेंट वेलोसिटीज, तो भी सेम फॉर्मूला बनेगा। तो इसमें कैच क्या था कि अगर डिफरेंट डिस्टेंस विथ डिफरेंट वेलोसिटी, मतलब उस क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं देंगे और टाइम नहीं दिया है और एवरेज स्पीड पूछी तो कैसे आएगी, हमको टाइम तो चाहिए होगा, विदाउट टाइम तो हो ही नहीं सकता। तो अब कैसे करेंगे इसको, कैसे करोगे इसको? આનું આવી ગયો આન્સર, આટલું સિમ્પલ જ હતું। पर हमारा चेंज शू था वेलोसिटी। ये नॉर्मल क्वेश्चन आपको पूछेंगे, आप ऐसे उसका आंसर ले आओगे, बट ट्विस्ट करके पूछेंगे और आप यही आंसर लाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? હચકમાં જ્યારે ટેસ્ટ થશે ને 3rd ચેપ્ટરનો, જેમાં એવરેજ વેલોસિટી પૂછશે અને પછી આન્સર ખોટા આવશે, પછી તમે લઈને આવશો કે આ શું થયું, એ વસ્તુ પહેલેથી બતાવી રહ્યું છું કે શું ખોટું આવશે। ये आपको पता होगा कि आपको अलग बोला है कि भाई पार्टिकल ट्रैवल्स 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, तो आप सिंपली उसको ऐड करके आंसर ले आओगे एवरेज स्पीड का, बराबर। पर जब आपको बोला है कि डिफरेंट वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहा है, मतलब v1 v2 v3 ऐसी अप टू अलग अलग वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहा है, अलग अलग डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहा है, और आपको टाइम का तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया है, तो विदाउट टाइम एवरेज स्पीड लाना पॉसिबल है क्या? मतलब टाइम नहीं है तो आपका फॉर्मूला ही क्या बोलता है, टोटल टाइम। तो अगर टाइम ही नहीं है तो कैसे करोगे? हाँ, तो हम क्या करेंगे इसमें, वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाएंगे, मतलब जो नहीं दिया है। ये तो થઈ જ જાય, તો આ બધા કેસમાં એવું જ થાય। तो वेलोसिटी को रिप्लेस कर सकते हो या डिस्टेंस को रिप्लेस कर सकते हो। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, या वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाना है तो क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला आपका क्या बनेगा कि डिफरेंट वेलोसिटी विथ डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला क्या बना, T इज इक्वल टू D/V बन जाएगा। सब इधर ध्यान दो, अपनी बैक स्ट्रेट करो, इधर ध्यान दो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कि अगर डिफरेंट वेलोसिटी पे डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो हमारा फॉर्मूला उसमें सेट नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला में टाइम को एलिमिनेट करने की मेथड देखी मैंने, तो T इज इक्वल टू D/V हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला में अगर टाइम को एलिमिनेट करना है तो डिस्टेंस सब पता है मुझे, और वेलोसिटी भी डिफरेंट है मुझे पता है, तो D1/V1 D2/V2, मतलब विदाउट टाइम भी आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। समझ में आ रहा है? अगर टाइम नहीं दिया होता तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा। दैट्स वाई इसको नोट करना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि वी नो दैट व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। पर जब क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि इफ ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स डिफरेंट डिस्टेंस विथ डिफरेंट वेलोसिटी, तो आप क्या करोगे? इसमें एक कैच लिख देना खाली, फॉर सेम डायरेक्शन, बिकॉज वन डायरेक्शन आपका मोशन है। चैप्टर का नाम क्या है, मोशन इन वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन में तो पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जाता है,
तो दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर मोशन इन वन डायमेंशन. मतलब एवरेज स्पीड का मतलब आपको लगता है कि 2 स्पीड दी है, अगर 10 स्पीड दी है तो आप क्या करोगे, v1 प्लस v2 अप टू सारी स्पीड को ऐड करके डिवाइड बाय 10 कर दोगे, तो आंसर रॉन्ग आएगा. इसलिए ये मेथड करा रहा हूँ. समझ में आ रही है? मतलब आपको बोला है कि पार्टिकल इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द एवरेज वेलोसिटी. तो आप क्या करोगे, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो आंसर रॉन्ग आएगा. ऐसे करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? टेस्ट में अगर क्वेश्चन આવશે हो कि अलग अलग डिस्टन्स ट्रावेल करे, अलग अलग वेलोसिटी थी, तो તમે શું કરશો, બધી વેલોસિટીને એડ કરીને ડિવાઈડ બાય 3. સપોઝ 4 વેલોસિટી આપી હોય તો તમે 4 ને એડ કરીને ડિવાઈડ બાય 4 કરી દેશો, કારણ કે મીન મીડિયન મોડમાં તો આપણે એ જ શીખ્યું છે કે 4 વેલ્યુ આપી હોય અને એવરેજ પૂછ્યું હોય તો 4 ને એડ કરો, ડિવાઈડ બાય 4 કરો, આન્સર આવી જાય. પણ એ એવરેજ અલગ છે, આપણે અહીંયા સ્પીડ ફાઇન્ડ કરવાની. સમજ પડે છે? એટલે ફોર્મ્યુલામાં ચેન્જ આવશે કે વિધાઉટ ટાઈમ કરવું હોય તો આવી રીતે જ થશે, બીજો કોઈ ઓપ્શન નહીં આપણી પાસે. अब इसी में स्पेशल केस क्या है, एक बार लिख लो फिर वो करा देता हूँ. सिंपली याद क्या रखना है, यहाँ पे जो नहीं दिया है उसकी जगह कुछ और रख देना है. मतलब यहाँ पे टाइम नहीं दिया था तो टाइम का फॉर्मूला हमने इन दोनों के फॉर्मेट में बना के टाइम को रिप्लेस कर दिया. मतलब जो हमें दिया ही नहीं है उसको फॉर्मूला से रिप्लेस कर दो तो फॉर्मूला बन जाएगा नया. લખાઈ ગયું? શું થયું? अब क्वेश्चन में चेंज क्या करेंगे, डिफरेंट डिस्टेंसेस. हाँ बोलो क्या हुआ? આપ્યું છે ને, આપ્યું છે. ડિસ્ટન્સ ના આપ્યું એવું કરાવું છું. अब केस दूसरा बन गया कि इफ यू हैव गिवन डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट टाइम इंटरवल. अब डिस्टेंस का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि अलग अलग वेलोसिटी है अलग अलग टाइम पे, डिस्टेंस का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, जिसका इंफॉर्मेशन नहीं है उसको रिप्लेस कराना है. तो डिस्टेंस को रिप्लेस कराना है तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. तो यहाँ से d को हटाओ तो v1 t1 v2 t2 अप टू सो ऑन vn tn, ये उसका फॉर्मूला बन जाएगा.
समझ में आ गया? मतलब क्वेश्चन में जो मिसिंग है उसी का फॉर्मूला बना के उसकी वैल्यू पुट कर दो। ये तो फॉर्मूला था ही, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो उसमें टोटल डिस्टेंस को हमने चेंज किया बस। मतलब ये d1 की जगह वैल्यू रख दी v1 t1, d2 की जगह रख दी v2 t2। हमको वेलोसिटी और टाइम गिवन था, बस डिस्टेंस नहीं गिवन था, तो भी हमारा सम सॉल्व हो गया और आंसर आ गया। इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड में किसी को कोई डाउट है? डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हमने ऐसा सीखा था कि एक्स टी ग्राफ क्या देता है, एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या होगा? वेलोसिटी होगा। वैसे ही आपको क्या सीखना होता है कि x मतलब डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी देता है, फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन देता है, फिर यहाँ से वापस आना है तो इंटीग्रेट करते जाओ, वापस यहाँ तक पहुँच जाओगे। तो पहले हमने बेसिक्स ऑफ मोशन सीखे, नॉर्मल अलजेब्रा से क्या करते हैं, फिर जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ गया तो अब 11th में नया क्या आएगा, तो ये सब नया आएगा। कितना आ गया? कितना टाइम होता? सब एनो टाइम है ना 2:15। एक केस खाली लिख लो, एक केस, एक वो इसी में है, इसी में आज एक कराए उसे एज करवाऊंगा नऊ कसू नहीं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अला एक मिनट कल। हाँ देखो बस एक मिनट आप ही ने, एक मिनट मत पति ऐसे, एक मिनट चुप रहे हो। इसमें क्या है कि a vehicle is traveling two different same distance with velocity v1 and v2। मतलब डिस्टेंस सेम पर वेलोसिटी अलग अलग। मतलब यहाँ से कहीं पे जाना है तो अगर ट्रैफिक कम है तो स्पीड ज़्यादा होगी, फिर ट्रैफिक ज़्यादा है तो स्पीड कम होगी। मतलब स्पीड में चेंज हो सकता है पर डिस्टेंस उसने सेम कवर किया। मतलब घर से क्लास, क्लास से घर, तो डिस्टेंस तो सेम कवर किया। अनलेस एंड अनटिल बीच में किसी को मिलने नहीं गए हो तो आप सेम डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। तो व्हीकल ट्रैवल्स टू सेम डिस्टेंसेस विथ वेलोसिटी v1 एंड v2, देन एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा तो फाइंड करना। एक मिनट नु काम आज करवानु, टाइम का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो टाइम को एलिमिनेट करो। डिस्टेंस से d एंड d, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d,
और वेलोसिटी है v1 और v2 वो अलग अलग है। इतना इन्फॉर्मेशन है, फॉर्मूला अपने पास है, उसमें सिर्फ वैल्यू पुट करो, जो आएगा वो आंसर है। पाँचू कराई दे એટલે આ બંનેનો મિક્સ સ્પેશિયલ કેસ છે। આમાં इसमें क्या था, डिस्टेंस भी अलग अलग थे, पर इसमें डिस्टेंस को सेम बोल दिया तो वो अलग केस हो गया ना। नहीं समझ में आया क्वेश्चन? क्या आंसर आया? बराबर છે, બરાબર। ડી કોમન કેન્સલ થઈ જશે એટલે 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आंसर આવશે। बराबर છે। देखो इसमें क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन दे देता हूं, जो d1 प्लस d2 तो d प्लस डी अपॉन d अपॉन v1 अलग है, d अपॉन v2 अलग है। ऊपर नीचे से v1 d कॉमन कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 2d, नीचे d कॉमन आ जाए तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, d1 d1 कैंसल तो आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आज फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर 1 अपॉन v1 1 अपॉन v2 આવશે, પણ આ રેસિપ્રોકલ છે, ઉપર જશે। એક સ્ટેપ ખાલી ગુપ્ચાયું છે। સારું, ચલો કાલે નેક્સ્ટ ટાઈમ, પણ યાદ રાખજો કે આ ક્વેશ્ચન કરાયો હતો, બરાબર।